जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग अपनी फिजिक्स की क्लास लास्ट टर्म जहाँ पर छोटी थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। फिजिक्स में हम लोग लास्ट टर्म पढ़ चुके थे त्वरण के बारे में, यानी एक्सीलरेशन यानी त्वरण के बारे में पढ़ रहे थे। त्वरण हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। एक क्वेश्चन भी बोला था हमने और उस क्वेश्चन का आंसर था 12 यानी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। इसके पहले हमने आपको दूरी और विस्थापन के संबंध में कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन बोले थे। देखिए उनमें से ग्राफिकल जो क्वेश्चन बोले थे उनमें से पहला ग्राफ था कुछ इस तरीके से, यहाँ पर था दूरी और यहाँ पर था समय, जो पहला वाला था। इसमें देखिएगा जो दूरी है वो दूरी समय के साथ साथ जब आगे बढ़ेगी, यानी दूरी यहाँ से स्टार्ट हुई, ये 0 पॉइंट था। दूरी समय के साथ साथ जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर दूरी समय के साथ साथ कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो दूरी कैसे आ रही है, ऋणात्मक आ रही है। तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, मतलब ए जो ग्राफ था ये पॉसिबल नहीं है। तो ए आपका यहाँ से कट जाएगा। इसके बाद दूसरा हमने बोला था ये ग्राफ कुछ इस तरीके से था और यहाँ से यहाँ पर दिया था विस्थापन और यहाँ पर दिया गया था समय। तो देखिए ये पॉसिबल है। पॉसिबल इसलिए क्योंकि विस्थापन समय के साथ साथ ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी यहाँ से कम हो रहा है और इसके बाद यहाँ से ऋणात्मक हो जा रहा है। तो यहाँ से ऋणात्मक होने के बाद फिर धनात्मक हो रहा है। तो समय विस्थापन के साथ हम लोगों ने पढ़ा था प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है और जीरो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी। जबकि दूरी धनात्मक हो सकती है, दूरी 0 हो सकती है, लेकिन शून्य कभी भी नहीं हो सकती। तो ये पॉसिबल है, यानी बी का ऑप्शन आपका राइट है, ये चार्ट में पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद तीसरा हम लोगों ने बनाया था, तीसरा इस तरीके से था, यहाँ पर दूरी थी, यहाँ पर समय था। तो फिर से वही बात आ गई कि दूरी समय के बढ़ने के साथ साथ जब आगे बढ़ेंगे तो एक दूरी में पहुंचने का स्थान यहाँ पर आ रहा है और दूसरा यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एक साथ दो प्लेस नहीं हो सकते। यानी दूसरी बात समझे तो यहाँ से आने के बाद दूरी यहाँ से क्या हो जा रही है, यहाँ से दूरी ऋणात्मक होती जा रही समय के साथ साथ। ऋणात्मक को भी ना समझे तो भी समझेंगे कि यहाँ पर दो दूरियां एक साथ एक प्लेस नहीं निर्धारित कर सकती, यानी जो सी है ये भी पॉसिबल नहीं होगा। इसके बाद डी दिया गया था। डी में भी इसी तरीके से बनाया गया था, दूरी और यहाँ पर समय था। तो यहाँ से चले थे, इस तरीके का ग्राफ था। तो ये डी जो ग्राफ था ये भी संभव नहीं हो सकता। इसके बाद एक ई नंबर का ग्राफ दिया गया था और ई ग्राफ कुछ इस तरीके से था। यहाँ पर विस्थापन दिया गया था, यहाँ पर समय दिया गया था। तो हमने बताया विस्थापन के साथ सभी दशाएं फॉलो हो जाती हैं, इसलिए बी और ई पॉसिबल चार्ट हैं, जबकि ए सी डी ये पॉसिबल नहीं है। तो उसका आंसर वहां पर करेक्ट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। त्वरण के बारे में हम लोग सारी चीजें पढ़ चुके थे कि त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। त्वरण के बारे में और भी पढ़ा था कि यदि एक समान वेग से कोई वस्तु चले तो त्वरण क्या निकलेगा, तो वो भी निकाल करके देखा कि यदि कभी भी एक समान वेग की बात हो जाए तो वहां पर त्वरण क्या हो जाता है, तो वहां पर त्वरण शून्य हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब उसी के आगे क्लास को बढ़ाते हैं। देखिए उसके आगे हम लोग बढ़ते हुए आगे की ओर एक क्वेश्चन भी हमने दिया था, यदि कोई वाहन विराम अवस्था से गति की अवस्था करके 10 सेकंड में 120
मीटर पर सेकंड का वेग लेता है तो उसका त्वरण क्या होगा, तो इसका आंसर था 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया। इसके बाद हम अगली बात करी थी कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चले, एक समान वेग से चलेगी तो उसका त्वरण क्या होगा, तो उसका त्वरण शून्य हो जाएगा। ये भी हमने बता दिया, क्योंकि एक समान वेग में प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग जब आप निकालोगे तो वो शून्य निकलेगा, इसलिए त्वरण भी 0 हो जाएगा। इसके बाद हमने वृत्तीय पथ पर बताया कि वृत्तीय पथ पर कभी भी त्वरण का मान शून्य नहीं होता। तो क्वेश्चन आ जाता है कि एक समान वेग यदि वृत्तीय पथ पर हो, तो यदि वृत्तीय पथ पर हो तो त्वरण क्या होगा, तो त्वरण शून्य नहीं हो सकता। ये बात दूसरी बताई थी। अब उसी के आगे त्वरण से कुछ हम लोग ग्राफिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ग्राफ में इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, इसमें त्वरण में ग्राफ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा, और दूसरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से ग्राफ बन करके आएगा और आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन दोनों के ऑप्शन एक ही है। ऑप्शन पहला बढ़ता त्वरण, ऑप्शन दूसरा घटता त्वरण, घटता त्वरण, ऑप्शन तीसरा समान त्वरण, ऑप्शन चौथा नन ऑफ दीज। ये दोनों के लिए ऑप्शन यही होगा। तो आपको बताना है कि पहला जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा, त्वरण बढ़ता हुआ होगा या त्वरण घटता हुआ होगा। इसी तरीके से दूसरे में कि त्वरण बढ़ता हुआ होगा कि त्वरण घटता हुआ होगा। तो अब जरा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समय बढ़ा वेग बढ़ा, समय बढ़ा वेग बढ़ा, फिर समय बढ़ा वेग बढ़ा। यानी यहाँ से देखिए, यहाँ पर अगर समय यहाँ से आएगा तो वेग भी बढ़ रहा है, यानी फिर समय बढ़ रहा है तो फिर से वेग बढ़ जा रहा है, फिर समय बढ़ रहा है तो फिर से वेग बढ़ जा रहा है, फिर समय बढ़ रहा है और फिर से वेग बढ़ जा रहा है। यानी अगर आप देखोगे कि वेग का जो परिवर्तन आ रहा है वो समय के साथ तेजी से बदलता जा रहा है। यानी तेजी से बदलता जाने का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो त्वरण है वो किस प्रकार का होगा, तो यहाँ पर बढ़ता हुआ त्वरण होगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा 1, यानी बढ़ता हुआ त्वरण। बताइए सही है कि गलत? बढ़ता त्वरण होगा क्या? गलत है, यहाँ बढ़ता हुआ त्वरण नहीं होगा, यहाँ पर होगा समान त्वरण। समान त्वरण क्यों होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। जितना समय बढ़ता है उतना ही वेग बढ़ता है, जितना समय बढ़ता है उतना ही वेग बढ़ता है, जितना समय बढ़ता है उतना वेग बढ़ता है, जितना समय बढ़ रहा है उसी हिसाब से, यानी दोनों समान रूप से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा सी। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर होगा तीसरा, यानी कि समान त्वरण। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका वेग भी बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो आंसर आप लगा दोगे। देखिए, समय बढ़ रहा है लेकिन समय के साथ साथ वेग में अचानक से बहुत तेजी से परिवर्तन आ गया। यानी यहाँ तक तो वेग समान चला, लेकिन इसके बाद वेग में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो गई, यानी तीव्र वृद्धि हो गई वेग में। और अगर वेग में तीव्र वृद्धि हुई तो त्वरण में भी तीव्र वृद्धि होगी। यानी इसका आंसर क्या बन जाएगा, तो दूसरे का आंसर होगा पहला, यानी बढ़ता त्वरण। तो ये 2 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, तो इनको नोट कर लीजिएगा।
पहले का आंसर होगा तीसरा और दूसरे का आंसर होगा पहला। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए देखिए, कुछ 10 की राशियां होती हैं, 10 की धनात्मक और 10 की ऋणात्मक। इनके बारे में हम लोगों को पूछ लिया जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो हम लोग पहले 10 की धनात्मक और ऋणात्मक दोनों राशियां देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर मान लेते हैं ये 0 है, इसके पीछे जो आएंगी वो 10 की ऋणात्मक राशियां आएंगी, यानी 10 का पहले 10 की पावर -1, इसके बाद 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, इसके बाद 10 की पावर -6, इसके बाद 10 की पावर -9, इसके बाद 10 की पावर -10, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15, 10 की पावर -18। यहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, अब दिख रहा होगा सबको। तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, -9, -10, -12, -15 और -18। उसी तरीके से आप 10 की धनात्मक घात हैं, तो 10 की घात +1, 10 की घात +2, 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात 9, 10 की घात 12, 10 की घात 10, 10 की घात 12, 10 की घात 15, 10 की घात 18। इनको कहा क्या जाता है ये कई बार, या इनकी काउंटिंग कैसे होती है तो ये कई बार पूछा जाता है। तो इसको जरा एक बार आप समझ लीजिएगा। देखिए 10 की घात -1 को हम लोग बोलते हैं डेसी, डेसी। इसको बोलते हैं सेंटीमीटर जिसे आप बोलते हैं, डेसी सेंटी। इसको बोलते हैं मिली। इसके बाद इसे बोलते हैं माइक्रो। इसके बाद 10 की घात 9 बोलते हैं नैनो। इसके बाद 10 की घात -10, 10 की घात 10 को एंगस्ट्रॉम के नाम से आप लोग डिनोट करते हो। इसके बाद 10 की घात 12 पिको, पिको। इसके बाद 10 की घात 15, इसको बोलते हैं फेम्टो। इसके बाद 10 की घात 18, इसे बोलते हैं एटो। इसके बाद 10 की घात 10 प्लस में नहीं, इसके बाद 10 की घात +1, इसे बोला जाता है डेका, डेका। 10 की घात 2 को इसको बोला जाता है हेक्टो। इसके बाद किलो। इसके बाद 10 की घात 6 बन जाता है आपका मेगा। 10 की घात 9 बन जाता है आपका गीगा। 10 की घात 12 बन जाता है आपका टेरा। 10 की घात 15 बन जाता है आपका पेंटा। 10 की घात 18 बन जाता है आपका एक्सा। तो ये कुछ पूछे जाते हैं, इनको जरा सा नोट करके एक बार तैयार आप लोग कर लीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, हमें पिछले कुछ पेपरों में मिला है, इसलिए हम आपको यहाँ पर कंटिन्यू करा रहे हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा।
नोट कर लिया? अब आगे बढ़ते हैं। अगली बात करेंगे हम लोग गति के क्या नियम है, यानी एक समान त्वरण वाली गति के आप तो समीकरण के बारे में तो जानते ही हैं, उनके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए, यानी सरल गति के समीकरण आप जानते ही हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वो सब पता है आपको, इसलिए उसके संबंध में बात नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अगली हेडिंग बन जाएगी न्यूटन के गति विषयक नियम। देखिए न्यूटन के जो गति विषयक नियम थे वो 3 नियम थे। इन 3 नियमों के बारे में अब समझने का प्रयास करते हैं। न्यूटन के जो गति विषयक नियम थे 3 नियम, इनका वर्णन सबसे पहली बार न्यूटन ने 1687 में किया था। इनका सर्वप्रथम वर्णन न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 में किया था। 1687 में किया था। अब अगली बात करते हैं कि पहला नियम क्या कहता है। देखिए पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो विराम में रहने का ही प्रयास करती है, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति में रहने का प्रयास करती है। लेकिन यहाँ पर विराम शब्द का प्रयोग पहले हम लोगों को करना होगा और विराम के बारे में समझना होगा। मान लीजिए कि कोई बस है और वो बस खड़ी है, वह बस अपनी जगह से तब तक नहीं चलेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य करना ना शुरू कर दे। यानी जब तक कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई हथौड़ा रखा हुआ है, वो हथौड़ा तब तक आगे अपनी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं लाएगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित करके उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। तो ये जो वस्तु विराम में है और विराम में ही रहना चाहती है, इसी को कहा जाता है जड़त्व। यानी इसी से एक नियम निकला जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। ये न्यूटन के पहले नियम में आता है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा हेडिंग डाल के, न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का जो प्रथम नियम था, इस नियम के बारे में कहा जाता है, इसे क्वेश्चन पूछा गया, इसे जड़त्व का नियम प्रदर्शित हुआ, इससे जड़त्व का नियम प्रदर्शित हुआ, या इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जिसे यानी जड़त्व के नियम को, जिसे यानी जड़त्व के नियम को पहली बार गैलीलियो ने बताया था। गैलीलियो ने बताया। तो पहली बार इस नियम के संबंध यानी जड़त्व के नियम के बारे में सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया था, इसलिए इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम या न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम था उसी को गैलीलियो का नियम या गैलीलियो सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप जैसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अब इसको समझने के लिए हम लोग 2 चीजें समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी है और कोई गाड़ी है, अब ये गाड़ी मान लीजिए इसमें कुछ लोग सवार हैं। अब कुछ लोग इसमें सवार हैं और कुछ लोग इसमें निकलना चाहते हैं। गाड़ी अभी खड़ी है,
खड़ी हुई गाड़ी में जब तक कोई वायु बल आरोपित नहीं होगा तब तक ये आगे की ओर नहीं बढ़ेगी। अब ये आगे की ओर तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक कि इसमें कोई वायु बल आरोपित ना हो। लेकिन जब गाड़ी में बैठे हुए लोग, गाड़ी जैसे अभी खड़ी अवस्था में है तो ये जड़त्व हो गए, लेकिन जैसे ही गाड़ी में कोई वायु बल आरोपित होगा गाड़ी आगे की ओर चलेगी। जैसे ही गाड़ी आगे की ओर गति पकड़ेगी उसी तरीके से आगे की ओर गति पकड़ने पर जो इसके अंदर बैठे हुए लोग हैं वो पीछे की ओर झुकेंगे। लेकिन अगर वहीं कोई दूसरी गाड़ी, यही गाड़ी अगर गति की अवस्था में आ गई और गति की अवस्था में होने के पश्चात मान लीजिए कि इस पर कुछ लोग सवार हैं और कुछ लोग सवार होने के बाद यहाँ पर ये गाड़ी गति से जा रही। अब ये गति से जा रही है लेकिन एकाएक ड्राइवर ने क्या किया, ड्राइवर ने इस पर ब्रेक लगा दिया। अब ड्राइवर ने अगर ब्रेक लगा दिया तो जो लोग इस पर बैठे हुए हैं वो अब जाएंगे आगे की ओर, आगे की ओर झुकेंगे। तो यहाँ पर दो प्रकार के जड़त्व कार्य करने लग जाते हैं, जिसमें एक को कहा जाता है विराम का जड़त्व और एक को कहा जाता है गति का जड़त्व। तो यहाँ पर जब पहले गाड़ी खड़ी थी और एकाएक गाड़ी चली तो लोग पीछे की ओर आए, इसको कहा जाता है विराम का जड़त्व। और जो गति में थी बस और एकाएक ब्रेक लगाया गया इसे कहा जाता है गति का जड़त्व। तो यहाँ पर गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व दो प्रकार से पूछा जाता है कि गति का जड़त्व किसे कहते हैं और विराम का जड़त्व किसे कहा जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, आप अपनी भाषा में भी नोट कर लें। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो चलती बस के रुकने पर यात्रियों का पीछे की ओर झुकना। यहाँ पर आपसे एग्जाम्पल लिख देगा और पूछेगा ये कौन सा नियम है, तो वहां जड़त्व भी ऑप्शन हो सकता है, जड़त्व नहीं होगा तो न्यूटन का पहला नियम दिया गया होगा ऑप्शन में। दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर चलती बस को रुकने का था, रुकी हुई बस चलने को भी आप जोड़ सकते हो, वो भी आएगा जड़त्व में, बस अंतर आएगा विराम और गति के जड़त्व में। इसके बाद गोली मारने पर कांच में गोल छेद होना। देखिए जब भी कोई बुलेट किसी कांच पर मारी जाती है, जैसे मान लीजिए आप कोई कार है, उस कार पर अगर आप ईंटा मारोगे तो पूरा कांच गिरता है। लेकिन जब भी कोई बुलेट मारी जाती है या यानी कोई गोली मारी जाती है उस कांच पर, तो वो कांच पर पूरे भाग में, उसमें पूरे भाग नहीं टूटता है, उसका जिस भाग से गोली का संपर्क होता है सिर्फ उतना भाग टूटता है, यानी बिल्कुल गोल छेद होता है। ये क्यों होता है, तो ये जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व के कारण क्यों होता है उसको समझाते हैं। देखिए जब कांच में पत्थर मारा गया तो जो पत्थर की गति थी उसने क्या किया, उसकी गति कम थी। कम का मतलब उसकी गोली की रफ्तार से पत्थर जो हाथ के द्वारा फेंका गया उसकी गति कम होती है। तो जब तक वो पत्थर उस कांच से टकरा करके उसको पार करेगा तब तक पूरा कांच गति की अवस्था में आ जाता है, यानी पूरा कांच गति की अवस्था में आ जाता है, इसलिए पूरा कांच गिर जाता है। लेकिन उसी जगह अगर आप देखोगे कि जब कोई बुलेट मारी जाती है किसी कांच पे, तो पूरा कांच जब तक गति में आता है तब तक वो बुलेट उस कांच को भेद करके जा चुकी होती है। इसलिए कांच का सिर्फ उतना भाग ही गति की अवस्था में आ पाता है जितने भाग में वो गोली इसे स्पर्श करती है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगता है, कांच पर गोल छिद्र होने का मतलब है गति का कौन सा नियम, तो न्यूटन का गति विषयक पहला नियम या गैलीलियो का जड़त्व का नियम यहाँ पर फॉलो होता है। ऐसा क्यों होता है, तो वहां पर आपसे ऑप्शन होगा जड़त्व के कारण, ये भी हो सकता है। तो आपको नोट कर लेना है ये किसके कारण होता है, ये जड़त्व के कारण होता है। नोट कर लीजिएगा जल्दी से।
अभी इसके न्यूमेरिकल की भी बात करेंगे। पहले इसको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू में समझ लें। देखिए ज्यादातर लोग आप लोग जानते हैं, बस एग्जाम्पल को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, बाकी नियम आप लोगों को पता है, इसीलिए हम ज्यादा इसमें टाइम नहीं देंगे। अब अगला आता है न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन के दूसरे नियम से पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बल की परिभाषा, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है। तो बल की परिभाषा न्यूटन के दूसरे नियम से मिलती है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, बल की परिभाषा इसी नियम से मिलती है। यानी जो हमें बल की परिभाषा मिलती है वो न्यूटन के दूसरे नियम से ही मिलती है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट, इससे और क्या क्वेश्चन बनता है, तो इससे एक क्वेश्चन और बनता है, यानी बल की परिभाषा या बल का सूत्र आपसे पूछ ले किससे प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है न्यूटन के दूसरे नियम से। बल का सूत्र क्या होता है, तो F बराबर आप क्या लिखते हो, m इंटू ए, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये आपका बल का सूत्र है। ये किससे मिलता है, तो ये न्यूटन के दूसरे नियम से मिलता है। इसमें क्या कहा जाता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल, इस पे परिभाषा क्या बनेगी, किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। नोट कर लीजिएगा, किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण, उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर बल की दिशा की बात हुई है, यानी जिस दिशा में बल लगाया गया उस दिशा में जो त्वरण हो रहा है और उस वस्तु का जो द्रव्यमान है, उन दोनों का गुणनफल ही आपका क्या कहलाता है, उसका गुणनफल ही आपका बल कहलाता है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा जल्दी। अब यहां से बल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बल से कई पॉइंट पूछे जाते हैं। देखिए बल वह कारक होता है जो त्वरण उत्पन्न कर सकता है, त्वरण उत्पन्न कर सकता है, मंदन उत्पन्न कर सकता है, मंदन भी उत्पन्न कर सकता है बल। बल के बारे में और क्या पूछा जाता है कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक आप लोग खुद ही निकाल सकते हो। बल का मात्रक कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर क्या था, द्रव्यमान, और गुणते क्या था, त्वरण। द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, m से, यानी कि यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक क्या ले लिया जाएगा, और त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, तो त्वरण का सूत्र हम लोग क्या लिखते हैं, त्वरण का सूत्र हम लोग लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो लिखते हैं त्वरण का मात्रक। और द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, इसको मापेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इसका बल का मात्रक क्या मिल जाता है यहाँ से, तो बल का मात्रक, देखिए ये पहले निकाल के बता चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर टाइम नहीं ले रहे। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आपका बल का मात्रक एक प्राप्त हो जाता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वहीं इसका एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक की बात करें, तो एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक
न्यूटन होता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। वहीं अगर आपसे सीजीएस पद्धति में पूछा जाए, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, डाइन। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, ये सब याद रखना है। इसके बाद एफपीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो एफपीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है पाउंड। ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। इसके बाद बल से एक पॉइंट और पूछा जाता है कि एक डाइन बराबर कितने न्यूटन के, तो याद रखिएगा एक न्यूटन बराबर, पहले याद रखिएगा एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो एक डाइन बराबर कितना हो जाएगा, एक डाइन बराबर हो जाएगा 10⁻⁻5 न्यूटन के। ये भी याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया। एक न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन या एक डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन। अब यहां से विमी सूत्र की बात करें तो विमी सूत्र भी निकाल लोगे। द्रव्यमान की बात हुई थी और त्वरण की बात हुई थी, तो दोनों को निकालना हम आपको बता चुके थे। कैसे निकालेंगे तो जरा देखिएगा विमी सूत्र। यहां पर त्वरण के लिए हम लोग क्या लेते हैं, तो हम लोग लेते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटे समय, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही तो लेते हैं। यानी वहां पर क्या लिया जाएगा, तो पहले द्रव्यमान, पहले बल का जरा हम लोग विमी सूत्र निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान को हम लोग डिनोट करते हैं एम से, त्वरण का हम लोग क्या लेंगे, तो लंबाई में लिया जाएगा, इसलिए डिनोट किससे करेंगे, तो एल से करेंगे, क्योंकि मीटर लिया जाता है। नीचे सेकंड की बात आई थी तो हम लोग सेकंड स्क्वायर लेते थे, यानी क्या था, समय। तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, t⁻²। ना समझ में आए तो हमसे फिर से पूछ लीजिएगा, या तो पिछला वीडियो फिर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको निकालेंगे एमएलटी के फॉर्म में, तो एमएलटी के फॉर्म में यहाँ द्रव्यमान की भी बात थी, एल की भी बात थी और टी की भी बात थी, तीनों की बात थी। तो जब हम लोग बल का विमी सूत्र निकालेंगे तो क्या निकल आएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, m1 L1 t⁻⁻²। तो इसका विमी सूत्र बन जाएगा m1 L1 t⁻⁻²। समझ में आ गया होगा। ये बल का विमी सूत्र कई बार पूछा गया है, इसको याद कर लीजिएगा, ना याद करिएगा। हमने बेसिक भी बता दिया कैसे निकालना है, मात्रक भी निकाल लोगे और आप खुद भी निकाल सकते हो विमी सूत्र भी, कि विमी सूत्र कैसे निकालना है और मात्रक कैसे निकालना है। तो ये सारी चीजें समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट टर्न के लिए, यानी कल फिजिक्स की जब क्लास होगी, तो कल के लिए आज हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। एक क्वेश्चन का आंसर हमें करिएगा कमेंट बॉक्स पे। कल क्लास आपकी यहीं से शुरू होगी, बल के आगे से ही, कि प्रकृति में मूल रूप से, वैसे तो कई हजार बल हैं, प्रकृति में मूल रूप से कितने बल हैं, या प्रकृति में मूल बल कितने होते हैं, प्रकृति में मूल बल कितने होते हैं, नोट कर लीजिएगा। कल हम लोग क्लास को यहीं से, यानी बल के बारे में ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बल से ही आपका कार्य होगा और कार्य से ही आपकी ऊर्जा निकलेगी। तो ये कार्य में ही आपकी ऊर्जा या तो बनेगी या तो ऊर्जा घटेगी। तो यहीं से सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आने वाले हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।